नमस्कार मित्रों, आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो हम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम करते हैं। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी यहाँ पे क्या है? ये जो है ये सर्वनाम है। और उसकी किसको निश्चित करा, किसके बारे में बात करा? उसकी यानी राजीव की ट्रेन जो थी वो देर से चली थी, इसलिए वो देर से घर पहुंचा। तो यहाँ पे राजीव का नाम न प्रयोग करके उसकी शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि एक सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होती है। सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है हिंदी में? 11 होती है। सर्वनाम के भेद देखते हैं। तो पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा निश्चयवाचक सर्वनाम और छठा जो होता है वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बारे में देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में अर्थात जिसके संबंध में बात हो रही हो, तो वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध करने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी जो श्रोता का बोध करे, वक्ता का बोध करे और जिसके बारे में बात की जा रही है उसका बोध करे, उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक को उनके गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। अर्थात जैसे अगर यहाँ पे लिखते हैं आप कि मैं पढ़ता हूँ, मैं आप किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? खुद के लिए। तो यहाँ पे जो वक्ता है, जो बोल रहा है, जो लेखक है, लिख रहा है, उसने अपने लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? मैं का प्रयोग किया है। तो मैं जो होगा वो उत्तम पुरुष का उदाहरण है। उसके बाद होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि क्या तुमने खाना खाया, तो मैं किससे बात कर रही हूँ? आपसे बात कर रही हूँ। यानी तुमने का या आपने खाना खाया, तो आपने जो है वो उत्तम पुरुष को रिप्रेजेंट करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, यहाँ पे तुम अपना कार्य नहीं करते, किसके बारे में बात हो रही है? तुम, यानी आपसे मैं बात कर रही हूं कि तुम अपना कार्य नहीं करते। और तीसरा होता है अन्य पुरुष। वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक से जिसके विषय में बात करता है उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे जब हम 2 लोग खड़े होकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखेंगे, वे कौन हैं? यानी मैंने आपसे पूछा कि वे कौन है। सपोज दैट कि आपके बगल से कोई जा रहा है और आपने अपने दोस्त से पूछा कि ये जो जा रहा है ये कौन है। तो ये जो कौन शब्द का प्रयोग किया गया है वो यहाँ पे अन्य पुरुष को दर्शा रहा है। दूसरा उदाहरण है, उसने खाना खाया, किसके बारे में बात हो रही है? उसने। यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा वहाँ बैठा है जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसने खाना खाया किसी और व्यक्ति से। आगे देखिए, दूसरा भेद होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक जहां अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण में देखेंगे, मैं अपने आप काम कर लूँगा। जैसे सपोज कि बॉटल गिर गया आपका और आपने कहा कि मैं अपने आप उठा लूँगा। किसी ने कहा मैं उठा दूँ, तो आपने कहा नहीं मैं अपने आप उठा लूँगा। तो यहाँ पे जो आपने शब्द का प्रयोग किया अपने आप, वो किसके लिए किया? आपका नाम सपोज दैट राम है, मोहन है, सोहन है, तो राम ने खुद के लिए प्रयोग किया कि अपने आप। दूसरा उदाहरण है, आप भला तो जग भला। यानी अगर आप ठीक है, यानी मैं खुद ठीक हूँ, तो पूरा जग भी ठीक है। तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम
प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी किसी से हम क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, तो जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण में कौन शोर कर रहा है, अगर शिक्षक क्लास में आके पूछते हैं कि कौन शोर कर रहा है, तो कोई निश्चित नहीं है, कोई भी विद्यार्थी हो सकता है जिसने शोर किया है, तो ये पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। या फिर मैंने आपसे पूछा कि क्या खाओगे, क्या खाओगे, क्या यहाँ पे जो है वो प्रश्नवाचक है। यहाँ पे किसी वस्तु की बात नहीं की जा रही है कि आम खाओगे कि अनार खाओगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या खाओगे। और इस क्या की जगह पे जाहिर सी बात है कोई ना कोई वस्तु होगी जो आप खाना पसंद करोगे। तुम कहाँ रहते हो, कोई ना कोई स्थान होगा जिसके लिए हमने कहाँ शब्द का प्रयोग किया है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे क्या है, जिसकी और उसकी, ये जो है सर्वनाम है। जिसकी लाठी यानी कोई व्यक्ति है जिसकी लाठी है, उसी की भैंस होगी यानी उसी व्यक्ति की भैंस होगी। तो ये दो शब्द जो हैं वह सर्वनाम है। जो कह गया वही, जो कहा वही करो, यहाँ पे कहा होगा, जो कहा गया वही करो, यानी जो बात कही गई है वही करना है। तो यहाँ पे कोई काम है जो करना है, जो किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा कहा गया है और करना है, तो ये संबंध स्थापित कर रहे हैं ये। पांचवा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, जैसे व्यक्ति या वस्तु, जैसे मैं आम ही खाऊंगा, मैं यही खाऊंगा, यही, मैं वहाँ जाऊंगा, वहाँ, तो ये जो होते हैं यह, वह, ये, वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण देखते हैं, यह उपयोगी साधन है। जैसे हमने पेन को लेके देखा कि यह विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, तो यह शब्द हमने किस चीज़ के लिए प्रयोग किया? इस पेन के लिए। वह बहुत सुंदर है, वह किसके लिए है? किसी वस्तु के लिए हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, जिसके लिए हमने यहाँ वह शब्द का प्रयोग किया है। तो ये क्या है? निश्चित है कि वही सुंदर है, कोई और नहीं, इसी से मैं लिखूंगा, किसी और चीज़ से नहीं। लास्ट और छठा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, कौन आ रहा है ये हमें नहीं पता, कोई आ रहा है, वह कुछ लाया था, क्या लाया था यह तो हमें नहीं पता, लेकिन वह कुछ तो लाया था। तो ये कुछ जो है ना, ये अनिश्चित है, कोई जो है वो अनिश्चित है, ये निश्चित नहीं है कि कौन है या क्या लाया है, तो इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो पहले हमने बात किया सर्वनाम की परिभाषा, उसके बाद उनके गुणों के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। 6 भेद के बारे में हमने उसकी परिभाषा उदाहरण सहित देखा। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया हो गया। कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी एक लाइक से मेरा परिश्रम सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।